तृतीय क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप होते हैं जो सामान बनाने की अपेक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें कहते हैं अपन तृतीय क्रियाकलाप। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें है तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं और चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं, इसके पहले अपन ने देखा था प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। वो अपन पढ़ते हैं तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप में क्या डिफरेंस है। तृतीय क्रियाकलाप, टर्सरी एक्टिविटीज। तृतीय क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए नहीं होते। तृतीय क्रियाकलाप हम ये भी कह सकते हैं वे क्रियाकलाप होते हैं जो द्वितीय क्रियाकलापों पर निर्भर होते हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज पर निर्भर होते हैं। इनमें कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं किया जाता, सिर्फ इनमें सेवाएं दी जाती हैं। इसलिए जो तृतीय क्रियाकलाप है या टर्सरी एक्टिविटीज है, इसको सेवा क्षेत्र नाम से जाना जाता है। अब इसमें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है, इसमें जैसे कोई दुकानदार व्यापार कर रहा है तो वह कोई सामान को बेच रहा है तो वो एक सेवा दे रहा है। इसी प्रकार से डॉक्टर से कोई मरीज इलाज कराने जा रहा है तो वह डॉक्टर सेवा दे रहा है। इसी प्रकार अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो किस पर कार्य कर रहा है, वह कर रहा है सैलरी पर कार्य। किस पर? सैलरी और पैसों। मतलब यह भी कह सकते पैसों के बदले जो सेवाएं दी जाती हैं उनको अपन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी में भी दो प्रकार की सेवा है, एक होती है थोड़ी निम्न सेवा, एक होती है हाई सेवा। यदि इसी में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील है, वह कोई सलाह देगा तो उसको चतुर्थक क्रियाकलाप में रखा जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं तृतीय क्रियाकलाप टर्सरी एक्टिविटीज का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। अमूर्त सेवा मतलब जो सेवाएं दिखाई नहीं देती, जिनका उत्पादन नहीं किया जा सकता, इनको बोला जाता है अमूर्त सेवाएं, जिनको देखा नहीं जा सकता। जैसे कि कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है या कोई व्यक्ति किसी दुकानदार से सामान ले रहा है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, लेकिन वह कार्य क्या कर रहा है, वह सेवा क्षेत्र का कार्य कर रहा है, उसके बीच में लेन देन हो रहा है। इसी को बोला जाता है अमूर्त सेवाओं से है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे तृतीय व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार के सेक्टर में होता है? वस्तुओं का उत्पादन द्वितीय सेक्टर में होता है, जबकि तृतीय सेक्टर में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उन्हीं का लेन देन होता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा है सेवा क्षेत्र या टर्सरी क्रियाकलाप। जैसे उदाहरण शिक्षण कार्य, यदि कोई अध्यापक शिक्षण करता है तो वह किसके लिए कर रहा है, वह पैसों के बदले अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी प्रकार से बैंकिंग में कोई व्यक्ति बैंकिंग का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति क्लर्क का कार्य कर रहा है, तो वह व्यक्ति उस समाज को या उस देश को सेवाएं दे रहा है। अब सेवाएं किसके बदले दे रहा है? सेवाएं दे रहा है कैपिटल के बदले, के सेवाएं दे रहा है पैसे के बदले। इसी प्रकार से परिवहन में जैसे देखा जाए रेल, ट्रक, बस, इनके ड्राइवर भी सेवाएं देते। एक यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ड्राइवर बहुत मदद करते हैं। इसी प्रकार संचार में है टीवी, रेडियो, मोबाइल। यह भी एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कैसे आते हैं? कोई व्यक्ति टीवी के माध्यम से, कोई व्यक्ति रेडियो के माध्यम से, कोई व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। वह सूचनाओं को आदान प्रदान किस वजह से होता है? वह सूचनाओं को आदान प्रदान भी कैपिटल की वजह से होता है। इसलिए इसको अपन तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। इसी प्रकार वाणिज्य और व्यापार। अब व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन या वस्तुओं का क्रय विक्रय ही क्या है? व्यापार है। जैसे फुटकर व्यापार है, खुदरा व्यापार है। इसी प्रकार से आवधिक बाजार होते हैं, कुछ समय के लिए लगते हैं, हफ्ता में 1 दिन लगते हैं, हफ्ता में 2 दिन लगते हैं, इनको कहते हैं आवधिक बाजार। इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे इस प्रकार स्लाइड में देखा जाए एग्जांपल में, जैसे अध्यापक
पढ़ाने का कार्य कर रही है, तो यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। इसी प्रकार बैंकों में जो पैसों का लेन देन होता है, इसको किस सेक्टर में रखेंगे? इसको रखेंगे अपन तृतीय क्रियाकलाप, टर्सरी एक्टिविटीज में। अब अपन करते हैं तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन, जैसे कि व्यापार। इसमें भी व्यापार दो प्रकार का होता है, एक होता है खुदरा व्यापार, एक होता है थोक व्यापार। खुदरा व्यापार के अंतर्गत वो आते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है, एक साबुन बेचता है या एक शैम्पू बेचता है, एक तेल बेचता है, उसको कहेंगे अपन खुदरा व्यापार। थोक व्यापार के अंतर्गत वह आता है, जैसे कोई भी दुकानदार ने साबुन की पेटी बेच दी, किसी भी दुकानदार ने निरमा की पेटी बेच दी, किसी भी दुकानदार ने तेल बेच दिया। जो दुकानदार थोक में सामान बेचते हैं, मतलब बहुत बड़े सामान बेचते हैं, छोटे सामान की क्वांटिटी तो छोटी छोटी होती है, लेकिन सामान की अधिकता अधिक होती है, उसको कहते हैं अपन थोक व्यापार। इस प्रकार यह देखा जाए, जैसे दुकान, यह कौन सी दुकान है? यह है खुदरा दुकान है या थोक दुकान है? इसको कहेंगे अपन खुदरा या फुटकर। एक एक करके सामान बेचने को ही कहते हैं फुटकर। इसी प्रकार जो बस ड्राइवर है, यह सेवा देने का कार्य कर रहा है, तो इसको किस एरिया में रखा जाए? इसको रखा जाएगा टर्सरी एक्टिविटीज में। इसी प्रकार परिवहन में विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती, जैसे कि रेल सेवा, वायु सेवा, जल सेवा। स्थल सेवा के अंतर्गत बस सेवा, रेल सेवा, ट्रक सेवा। इसमें जो ड्राइवर हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करते हैं। वह किसके लिए करते हैं? वह पैसों के लिए करते हैं, वह कैपिटल उनको अर्न होती है, इस वजह से यह सेक्टर चालू है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तृतीय क्रियाकलाप या टर्सरी एक्टिविटीज किन देशों में अधिक होती है? बताइए। जो तृतीय क्रियाकलाप है वह होता है विकसित देशों में। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में कैपिटल अधिक होती है, पूंजी की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी क्रियाकलाप की अधिकता नहीं होती, जबकि तृतीय क्रियाकलाप की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि लोग सेवाओं पर अधिक बल देते हैं, जैसे कि कोई लगाएगा तेल वाला, लगाया कोई लगाएगा काम करने के लिए, झाड़ू पोंछा करने के लिए बड़े शहरों में लगाया, इसी प्रकार से ड्राइवर लगाएगा, इसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति को लगाएगा सब्जी ले जाने के लिए, एक व्यक्ति लगाएगा खाना बनाने के लिए, एक व्यक्ति लगाएगा झाड़ू पोंछा के लिए। ये सभी व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं? यह सभी व्यक्ति सेवा का ही तो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार संचार में टीवी, रेडियो, मोबाइल, कम्युनिकेशन का संचार और अन्य सेवाएं। अब अपन पहला पॉइंट देखते हैं, व्यापार। व्यापार क्या है? क्या है व्यापार? किसी भी वस्तु का लेन देन या वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही व्यापार कहा जाता है। वस्तुओं के क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना, यानी खरीदने बेचने को व्यापार कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब व्यापार भी दो प्रकार से होता है, एक व्यापार होता है फुटकर व्यापार और एक व्यापार होता है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे कि छोटे छोटे सामान को बेचता है, उसको कहेंगे फुटकर व्यापार। एक कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े मार्केट में या बहुत अधिक मात्रा में कोई सामान का विक्रय करता है, उसको कहेंगे अपन थोक व्यापार। अब पहला पॉइंट है यहाँ पर थोक व्यापार। इस व्यापार को बिचौलिए स्थापित करते हैं, जो विनिर्माणकर्ताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ कोई फैक्ट्री है, ये कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री से माल निकला, इस फैक्ट्री से माल को दलाल लोग कमीशन पर खरीद लेते हैं। जैसे इस फैक्ट्री से माल 1000 रुपए का निकला, तो दलाल लोग इसको खरीद लेते हैं, जैसे 1020 रुपए में। अब यह दलाल लोग यह सामान किसको बेच देते हैं? यह दलाल लोग सामान बेच देते हैं थोक व्यापारी
यह थोक व्यापारी को सामान बेचते हैं 1050 में। अब यह थोक व्यापारी जब फुटकर व्यापारी को सामान बेचता है 1080 में, और इसी प्रकार जब ग्राहक सामान खरीदता है तो उसको 1100 रुपए का पड़ जाता है। इस प्रकार से इसको कहा जाता है बिचौलिए। बिचौलिए मतलब होता है दलाल। दलालों के द्वारा थोक व्यापार स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि थोक व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में जो वस्तुएं हैं, बहुत अधिक मात्रा में उनका विनिर्माण किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया जाता है बहुत बड़ी स्केल पर। इसलिए इसको बिचौली स्थापित करते हैं, जो विनिर्माणकर्ताओं मतलब मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर से बना है, से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैक्ट्री में बहुत लोग कार्य करेंगे। इसी प्रकार से एक दलाल तो होगा नहीं, यहाँ पर हजारों दलाल होंगे, इससे रोजगार प्राप्त हो। अब दलाल से जो व्यापारी होंगे, अब थोक व्यापारी की भी संख्या बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर भी बहुत अधिक संख्या होगी। इसी प्रकार फुटकर व्यापार में भी बहुत अधिक लोगों की संख्या होती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं जो थोक व्यापार है बहुत अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि इसमें दलाल रहते हैं। दलाल के कारण बहुत अधिक मात्रा में रोजगार उत्पन्न होता है। अब है अगला फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति एक इंडिविजुअल सामान या अकेले सामान को बेचता है, उसको कहते हैं अपन फुटकर व्यापार। जैसे कि कोई ठेला वाला सब्जी बेचता है तो वो क्या कर रहा है? फुटकर व्यापार है। जैसे कि कोई आइसक्रीम बेच रहा है ठेले पर, तो वो क्या कर रहा है? फुटकर व्यापार। अपन कहीं पर कोई भी सामान लेने जाते हैं, एक साबुन लेने जाते हैं, एक तेल लेने जाते हैं, एक शैम्पू लेने जाते हैं, तो वो क्या है? वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है फुटकर व्यापार। फुटकर मतलब होता है एक एक करके वस्तुओं को बेचना। इसमें इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। प्रत्यक्ष रूप मतलब होता है कि दुकानदार से ग्राहक डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और डायरेक्ट ही वस्तु खरीदता है। और जबकि थोक व्यापार में ग्राहक अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि थोक व्यापारी से जुड़ा रहेगा फुटकर व्यापारी, अब फुटकर व्यापारी से ग्राहक जुड़ा रहता है। ग्राहक थोक व्यापारी से बिल्कुल नहीं जुड़ा होता। क्यों? क्योंकि थोक व्यापारी तो किस में सामान देता? थोक व्यापारी तो जैसे 1000 साबुन देगा, अब 1000 साबुन को ग्राहक की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए जो थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी ग्राहक से कभी नहीं जुड़ते। जबकि जो फुटकर व्यापारी है, यह सभी थोक व्यापारियों से जुड़ते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, जैसे राशन की दुकान, जैसे कि कॉस्मेटिक्स की दुकानें, जैसे कि अन्य विभिन्न प्रकार की दुकानें, किराने की दुकानें, इसमें रेहाड़ी वाले, रेहाड़ी मतलब होता है साइकिल वाले, जो फेरी लगाने का कार्य करते हैं। जैसे कि ये अब ये एक एक करके पेटे से कुछ भी बेच रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये फुटकर व्यापार कर रहा है। इसी प्रकार से अपन ये मॉलों में देखते हैं कि मॉल में कोई एक बिस्किट ले आया, कोई एक सामान ले आया, कोई क्रीम ले आया, तो इस प्रकार से किसका कार्य है? ये भी फुटकर व्यापार का कार्य है। और इसमें स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। अब कोई डाक है, डाकिया है, या चिट्ठी लाना ले जाना, ये क्या कार्य है? यह कार्य है सेवा का। वो सेवा के बदले यह कार्य कर रहा है। नोट उत्पादक बनाने वाला थोक व्यापारी, जैसा कि मैंने बताया, यह इसका सीक्वेंस है। उत्पादक बनाने वाला, यह है फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री कोई भी प्रोडक्ट को बनाती है, अब फैक्ट्री उसे थोक व्यापारी को बेच देती है। अब ये थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को बेच देता है। अब ये जो फुटकर व्यापारी है, ये उपभोक्ताओं को सामान बेच देते हैं। इस प्रकार से चेन के रूप में यह कार्य करता है। अब है व्यापारिक केंद्र। अब व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सामान का लेन देन किया जाता है एवं एक ही स्थान पर सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उसे कहते हैं अपन व्यापारिक केंद्र। जैसे कि किसी भी शहर में या किसी भी राजधानी में एक बड़े मॉल का होना
वह किसका उदाहरण है? किसी भी राजधानी में या किसी भी बड़े शहर में एक मॉल का होना वह उदाहरण है व्यापारिक केंद्र का। उस मॉल में सभी प्रकार की सेवाएं जैसे कि सिनेमा घर और सभी कपड़े, सभी राशन का सामान, सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध जहां एक ही स्थान पर हो जाती हैं, उसी को कहा जाएगा व्यापारिक केंद्र। व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, इन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यदि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर देखा जाए तो लार्ज स्केल पर दो तरह के क्रियाकलाप होते हैं। एक क्रियाकलाप होते हैं ग्रामीण और एक क्रियाकलाप होते हैं शहरी। अभी जो मैंने उदाहरण दिया था मॉल का, वो दिया था मैंने शहरी का उदाहरण। ग्रामीण में, अब ग्रामीण का उदाहरण क्या हो जाएगा? ग्रामीण में जैसे हफ्ता में के दिन एक बाजार लगता है, तो वह एक व्यापारिक केंद्र है। इसी प्रकार शहरों में किसी भी एक स्थान पर सभी प्रकार की वस्तुओं का मिल जाना, उसे क्या कहेंगे? व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र मतलब होता है जहां पर सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, चाहे वह ग्राम हो चाहे वह शहर हो। इसी प्रकार ग्रामीण में हाट बाजार लगते हैं और ग्रामीण में हफ्ता में एक दिन, हफ्ता में 2 दिन बाजार लगते हैं, जिन्हें बोला जाता है आवधिक बाजार, जो जरूरत की चीजें को पूर्ति करते हैं। अब अपन देखते हैं व्यापार के स्थान। पहला है इसमें ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरा है नगरीय विपणन केंद्र, तीसरा है आवधिक बाजार। ग्रामीण विपणन केंद्र का मतलब जैसे कि ये है, जैसे कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गांव में बटने, जैसे चावल आए या गेहूं आए, उनको 1 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया गया, तो इसको कहेंगे अपन ग्रामीण विपणन केंद्र। नगरीय विपणन केंद्र के अंतर्गत किसी भी नगर में, जैसे कि ये मॉल है, किसी भी नगर में एक ही स्थान पर सभी वस्तुओं का उपलब्ध हो जाना, इसे कहेंगे नगरीय विपणन केंद्र। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्यों? क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, शहरों में पूंजी अधिक होती है, जबकि गांव में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है यह बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि गांव में अधिकतर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं, जबकि जो शहरों में अधिकतर लोग हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में जो जितना तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न होगा वह उतना ही विकसित होगा। इसी कारण से यह गांव अविकसित है और इसी कारण से शहर में जो यह मॉल है वो विकसित है। क्यों? क्योंकि शहर में मांग भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि शहर में जनसंख्या भी अधिक होती है, जबकि गांव में जनसंख्या बहुत कम होती है, इसी कारण से गांव में मांग भी बहुत कम होती है। और तीसरा है आवधिक बाजार। आवधिक बाजार का मतलब है कि हफ्ता में गांव में 1 या 2 दिन किसी भी दुकान का लगना या बाजार का लगना या मेले का लगना, इसी को कहते हैं अपन आवधिक बाजार। अब पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। अब अपन ये देखा जाए कि गांव की स्ट्रक्चर क्या होता है। गांव ना तो एक नगरीय होता है और ना गांव अर्धनगरीय होता है। जो गांव में जो कस्बा है, यह है गांव, यह है बड़ा शहर। शहर की जो सीमा है वो यहां तक है। इसी प्रकार जो गांव की सीमा है वो यहां पर है, और यहां पर कोई कस्बा होगा तो कस्बा, यहां पर इसको कहेंगे कस्बा, जो ना पूरी तरह शहरी क्षेत्र में आता है और ना पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जबकि इसका यह संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए इसको अर्धनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर शहरी सुविधाएं भी थोड़ी उपलब्ध हो जाती हैं और थोड़ी मात्रा में ग्रामीण सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि थोक बाजार और फुटकर व्यापार केंद्र भी होते हैं। तो थोक बाजार में, अब गांव में थोक में क्या बिकेगा? गांव में थोक में बिकेंगी सब्जियां, गांव में थोक में बिकेगा जरूरत का सामान, कपड़े। और इसी प्रकार से फुटकर व्यापार में क्या बिकेगा? छोटा सा किराने की दुकान में कई प्रकार के शैम्पू, कई प्रकार के तेल, कई प्रकार के साबुन। इसी प्रकार किराने में कई प्रकार के नारियल, इस प्रकार बिक्री होगी।
जो बहुत अधिक मात्रा में बिक्री तो नहीं होगी, कम ही कंजप्शन होगा किसका, माल का। अब दूसरे होते हैं नगरीय बाजार केंद्र। अब नगरीय बाजार केंद्र क्या होते हैं? नगरीय बाजार केंद्र एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर जरूरत का सामान एक ही स्थान पर मिल जाता है, जैसे कि मॉल। नगरीय बाजार केंद्रों में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। अधिक विशिष्टीकृत से मतलब क्या है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग, एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जबकि गांव में ऐसा होता है एक ही ब्रांड के सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है। इसको कहा जाता है विशिष्टीकृत। किसी भी स्पेसिफिक चीज का मिलना या किसी भी स्पेसिफिक चीज का एक ही ब्रांड का अधिक अधिक मात्रा में मिलना, इसी को कहा जाता है विशिष्टीकृत। नगरीय सेवाएं मिलती हैं, ये नगरों में स्थित होते हैं और नगरवासियों की सेवाएं करते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मॉल। एक छोटा मॉल हो सकता है या यह एक बड़ा मॉल भी हो सकता है। तीसरा है आवधिक बाजार। अब आवधिक बाजार क्या होते हैं? इस प्रकार के आवधिक बाजार, जैसे ये कपड़ों की सेल लगी है, जैसे हफ्ता में एक दिन कोई बाजार लग गया, ये कपड़ों का बाजार लग गया, इसी प्रकार से सब्जियों का बाजार लग गया, यह यदि तटीय इलाकों में तो इसी प्रकार से मछलियों का बाजार लग गया, और किसी भी कोस्टल एरिया में तो इसी प्रकार से नॉनवेज इस टाइप के बाजार लगते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं आवधिक बाजार। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते, वहां पर विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में जो इसके आसपास के गांव वाले हैं वो यहाँ हफ्ता में एक दिन सामान बेचने आते हैं इस गांव में, तो इसी को बोला जाता है आवधिक बाजार। अब यह इनको जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं, जैसे यह व्यापारी सब्जी लाया तो यह व्यापारी कपड़े ले आया, और इसी प्रकार यह व्यापारी राशन का सामान ले आया, और यह व्यापारी भी और अन्य प्रकार की वस्तुएं ले आए। तो इस प्रकार से इस गांव को जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं, इसी को आवधिक बाजार बोला जाता है। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं। इसका मतलब यह है, पाक्षिक मतलब होता है कि हफ्ता में एक दिन लगाया जाए या 2 दिन लगाया जाए, या साप्ताहिक मतलब होता है कि एक सप्ताह में यह बाजार एक दिन भी लगाए जा सकते हैं या 2 दिन भी लगाए जा सकते हैं, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर भी जो लोग छोटे छोटे और गांव होंगे तो यह इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं आवधिक बाजार। और ये एक स्थानीय, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, यह एक स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। अब देखा जाए ग्रामीण विपणन केंद्र एवं नगरीय विपणन केंद्र में क्या अंतर है। अंतर तो स्वाभाविक ही है। क्या है? ग्रामीण विपणन केंद्र में विशिष्टता नहीं होती, यहाँ पर सामानों की संख्या कम होती है, जबकि जो शहरी विपणन केंद्र है यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वस्तुओं का प्रोडक्शन के साथ साथ इनकी मांग भी बहुत अधिक होती है। इसमें देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए नगरीय विपणन केंद्र। ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को का पोषण करते हैं। जैसे कि यह एक केंद्र भोपाल है, यह एक बड़ा मार्केट हब है जो आसपास के क्षेत्र जैसे विदिशा, इसके बाद हमीदिया, होशंगाबाद, इटारसी, और यहाँ पर चले जाओ सीहोर, रायसेन, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का पालन पोषण करता है। आसपास के क्षेत्रों से यहाँ लोग नौकरी करने आते हैं और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ लोग सामान खरीदने आती है। तो यह नगरीय विपणन केंद्र है। यहाँ सामान खरीदने क्यों आते? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक सामानों की विविधता है, मतलब सामानों की डायवर्सिटी बहुत अधिक है, और इसी प्रकार से जब सामानों की डायवर्सिटी अधिक होगी तो वह कम कीमत पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर थोक बाजार भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अधिक विशिष्टीकृत मतलब होता है, जैसे कि पूमा ब्रांड का एक ब्रांड है, उसकी बहुत अलग अलग प्राइस में वस्तुएं उपलब्ध हैं, उसको कहेंगे अपन विशिष्टीकृत वस्तुएं।
तो इस शहर में विशिष्टीकृत वस्तुओं का स्पेसिफिक कोस्ट का बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। यह केंद्र स्थानीय संग्राहक और वितरण केंद्र की तरह सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि यह क्षेत्र है, जैसे कि यह भोपाल क्षेत्र है, तो यहाँ पर कई जगह से सामान आता है और यहाँ से कई स्थान पर भी सामान भेजा जाता है। तो इसी को कहा जाता है संग्रहण, मतलब कई इलाकों से सामान का यहाँ पर संग्रहण कर लिया जाता है और उनका समय के साथ वितरण किया जाता है। जिसको जरूरत होती है वह वितरण, उस हिसाब से सामान का वितरण किया जाता है। अगला है, ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। विशिष्टीकृत वस्तुएं मतलब वही मैंने बताया कि एक ही ब्रांड की एक से बहुत अधिक वस्तुएं होना ही विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं। शहरों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो जाती है एवं शहरों में सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, जबकि गांव में हर प्रकार की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे कि शहर में एक से बढ़कर एक कटिंग की दुकान है, इसी प्रकार शहर में एक से बढ़कर एक किसी भी प्रकार की दुकान उपलब्ध हो जाती है, जबकि गांव में यह दुकान उपलब्ध होना बहुत दुर्लभ है। इसी कारण से शहरों में सेवाएं बहुत अधिक हैं, जैसे कि मेट्रो सेवा, इसके बाद रेल सेवा, इसके बाद बस सेवा, इसके बाद वायुयान सेवा। यह सेवाएं बहुत अधिक होती हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। मतलब व्यक्तिगत मतलब यह है कि कोई एक इंडिविजुअल की सेवा नहीं होती, जबकि जैसे कि कोई बड़ा शहर है तो बड़े शहर में जैसे कि मॉल है तो मॉल कोई एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि यह है समुदाय, एक कम्युनिटी का होता है। 4-5 लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और पूंजी का साथ में मिलकर बंटवारा करते हैं। जबकि जो गांव वाला व्यक्ति है वह एक छोटे सी किराने की दुकान खोल लेगा और उसी से अपना जीवन यापन करता रहेगा। इस कारण से इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती, मतलब किसी भी एक व्यक्ति की नहीं चलती, जबकि उस पर पूरे समुदाय या पूरी कम्युनिटी का राज रहता है। अगला है, अब है ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र का मतलब ये, अब यहाँ पर जनसंख्या कम होगी तो प्रोडक्ट्स की वैरायटी कम होगी, कम सेवा क्षेत्र होगा और कम ही सेवाएं दी जाएंगी। यहाँ पर ज्यादा उत्पादन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उतनी खपत ही नहीं है। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। अब जैसे भी कोई शहर है तो शहर के आसपास गांव होंगे, तो इस गांव से कोई वस्तुएं बनकर आती हैं और शहर में उनकी खपत या उनका उपभोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि शहर में अधिक पैसा रहता है और अधिक जरूरत रहती है इन चीजों की। इसी प्रकार ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी या सजावटी सामान। यह जनजातीय क्षेत्र या ग्रामीण लोग यही कार्य करते हैं, जैसे कि झाड़ू बनाना, इसी प्रकार से सब्जियां बेचना, इसी प्रकार से तेल को पिरोना, खेती करना, फसलों से विभिन्न प्रकार के तेल तैयार करना या फसलों से का उपयोग आटे में करना। तो यह ग्रामीण लोग अधिक करते हैं और यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जितनी इनको आवश्यकता रहती है उतनी ही पूर्ति करते हैं, ये बाहर से आयात नहीं करते। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अब गांव में कोई स्कूल होगा, छोटा सा आंगनवाड़ी का स्कूल, तो यहाँ पर अध्यापक होगा। इसी प्रकार से पंच होते हैं गांव में, इनको वकील को पंच बोला जाता है, जो बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। इसी प्रकार परामर्शदाता होगा। इसी प्रकार चिकित्सक, गांव में बहुत छोटे छोटे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, इनको कहा जाता है चिकित्सक, जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब अगला है परिवहन। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से पहुंचाना ही उसे कहा जाता है परिवहन। वस्तुओं और व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने और ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है। अब इसको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह परिवहन सेवा ही तो कर रहा है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर सेवा ही तो कर रहा है। अब दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो ग्राहक इनको पैसा देंगे और पैसे से इनका घर चलेगा। इसी प्रकार दूसरा है, परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है। बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर ही निर्भर होती हैं। जैसे भी देखा जाए, जिम्मरमैन का कथन है कि परिवहन किसी भी देश के नाड़ियां होती हैं या किसी भी देश की परिवहन मुख्य वाहिकाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि परिवहन ही देश के प्रमुख नोड को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार से किसी भी देश में जहां पर परिवहन विकसित होता है वहां पर बहुत अधिक अर्थव्यवस्था विकसित होती है, और जहां पर परिवहन विकसित नहीं होता वहां पर भी अर्थव्यवस्था बहुत कम विकसित होती है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर ही निर्भर होते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसको परिवहन का ही सहारा लेना पड़ेगा। यदि कम दूरी तय करनी है तो वह किसका सहारा लेगा? वह लेगा सड़क परिवहन का। यदि मध्यम दूरी तय करनी है तो वह रेल परिवहन का सहारा लेगा। यदि इसको बहुत अधिक दूरी तय करनी है और बहुत अधिक समय ना लेकर कम समय में ही पहुंचना है तो वह वायु परिवहन का उपयोग करेगा। और अगला है परिवहन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन देखते हैं कि किसी भी देश में परिवहन है, अब उस परिवहन को या ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो है भू क्षेत्र। यदि किसी भी क्षेत्र में परिवहन को विकसित होना है तो सबसे पहले वहां पर समतल मैदान होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी या पठारी इलाकों में परिवहन विकसित नहीं होता है, समतल मैदानों में परिवहन विकसित होता है। और दूसरा है विकास का स्तर। परिवहन से यह भी डिसाइड होता है कि उस देश में कितना अधिक विकास हुआ है। कोई देश विकासशील है या कोई देश विकसित है या कोई देश अविकसित है। यह किससे पता चलता है? यह परिवहन से पता चलता है। जब उस देश के लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार के पास भी पैसा नहीं होगा। जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ही खर्च नहीं कर पाएगी। इसलिए अविकसित देशों में परिवहन का स्तर बहुत कम होता है, जबकि विकसित देशों में परिवहन का स्तर बहुत अधिक होता है। तीसरा है परिवहन के साधनों की उपलब्धता। अब किसी भी देश में परिवहन तो है और परिवहन के साधन या ट्रांसपोर्ट रहता है, उसकी उपलब्धता नहीं है। यह किन देशों में होता है? यह होता है अविकसित देशों में। अविकसित देशों में न ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है और न परिवहन की सुविधा अच्छी होती है। इसी प्रकार से यह देखा जाए कि मैदानी इलाकों में परिवहन की सुविधा अच्छी होती है, जबकि पर्वतीय इलाकों में परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉस्ट या परिवहन लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ही पर्वतीय इलाकों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक होती है। मार्गों की स्थिति और एक मांग भी बहुत अधिक परिवहन को प्रभावित करती है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन की मांग अच्छी होती है, इसलिए ही शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक विकसित रोड बनाए जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पगडंडियां या कच्ची रोड ही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना अधिक ज्यादा जनसंख्या है और ना इतनी अधिक मांग होती है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा सड़कें बनाई जाती हैं, जबकि शहरों में नेशनल हाईवे के द्वारा सड़क बनाई जाती है। परिवहन में नोड और योजक का क्या अर्थ है? नोड मतलब क्या होता है? नोड मतलब होता है कि एक सुविकसित केंद्र जहां पर सभी जगह से आकर रास्ते मिलते हैं, तो यहाँ पर बहुत अधिक विकसित क्षेत्र बन जाता है, जिसको नोड कहा जाता है। बिंदु अथवा दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है। जैसे कि यह एक कस्बा है, यहाँ पर बहुत अधिक मार्ग आकर मिल रहे हैं, तो यह बहुत अधिक विकसित हो जाए। क्यों? क्योंकि यह जैसे कि भोपाल है, ये वाला दिल्ली वाला मार्ग है, ये वाला चेन्नई वाला मार्ग है, ये वाला मुंबई वाला मार्ग है, और ये वाला मार्ग इटारसी वाला मार्ग है, और यह वाला मार्ग लखनऊ वाला मार्ग है। तो सभी मार्ग एक ही स्थान पर आकर मिल गए, तो यह क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो जाएगा। यहाँ से सभी जगह सामान का निर्यात किया जाएगा, सभी जगह से यहाँ पर सामान आएगा और सभी जगह वितरित कर दिया जाएगा। इसलिए यह उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई कस्बा नोड विकसित होता है। प्रत्येक सड़क में दो नोड को जोड़ती है तो योजक कहलाती है।
जब एक सड़क ऐसी हो जाती है तो इसको क्या कहेंगे? योजक। योजक मतलब होता है जोड़ना। एक ये शहर है और एक ये शहर है, ये सड़क यहाँ तक गई, एक शहर तक, ये शहर तक, अब ये शहर से ये शहर बी शहर तक गई, तो यह शहर किस कार्य का है? ये शहर योजक का कार्य कर रहा है। अब बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन होता है मनोरंजन की चीजें, इसको कहा जाता है पर्यटन। पर्यटन में लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एवं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लोग घूमने जाते हैं और इसको मनोरंजन का भी साधन बोला जाता है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अधिक की जाती है। पर्यटन में लोग अपने निवास स्थानों एवं कार्यस्थलों से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर जाकर मनोरंजन करते हैं। मतलब यह है पर्यटन के साथ लोग घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों का माइंड सेटअप चेंज हो सके या कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए लोग घूमने जाते हैं, इसी को कहा जाता है पर्यटन। पर्यटन सेवा को कैसे प्रभावित करते हैं? अब इसके कारक देखते हैं। सबसे पहला है मांग। विगत शताब्दियों से अवकाश के लिए पर्यटन की मांग तीव्रता से बढ़ रही है। उच्च जीवन स्तर तथा बढ़ते हुए आराम के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए पर्यटन नगर जाते हैं। जैसे कि कोई बड़ा शहर है, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पर लोग कार्य कर करके थक जाते हैं, तो कुछ समय के लिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वह पर्यटन चले जाते हैं। जैसे कि भारत में पर्यटन के शहर है, कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, इसी प्रकार से धर्मशाला है, कुर्ग है, कुल्टी है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में है, कोझिकोड है, कोच्चि है, केरल है, तमिलनाडु है, नीलगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है, यह क्या है, और यहाँ राजस्थान में माउंट आबू है। यह सब पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग आपका समय बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए फैमिली के साथ जाते हैं। दूसरा है परिवहन। परिवहन सुविधा सुधारने के कारण पर्यटन क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है। उदाहरण के लिए वायु परिवहन धरों ने विश्व के सभी पर्यटन स्थल को जोड़ दिया है। आज हम वायु परिवहन की वजह से विश्व के अनेक देशों में पर्यटन के लिए जा सकते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पोलैंड हो, और इसी प्रकार से चाहे अर्जेंटीना हो, और अफ्रीकन देशों में घाना, टोगो, लाइबेरिया, कांगो देश, इस प्रकार के सभी देशों में अपन जा सकते हैं। किस कारण से? वायु परिवहन के कारण से। तीसरा है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु पर्यटन को बहुत अधिक प्रभावित करती है या सेवा क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे कि हिमालय की जलवायु बहुत अधिक ठंडी है, इसलिए लोग गर्मियों से दक्षिण भारत एवं मध्य भारत से लोग हिमालय में घूमने जाते, क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, कुर्ग, इस तरह से। और अधिक धार्मिक स्थल भी इसी स्थान पर विकसित होते, क्योंकि लोग अवकाश एवं घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। कुछ ठंडे देशों के पर्यटन को गुनगुनी धूप में पुलिन पर मौज मस्ती करने की इच्छा होती है। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह महत्वपूर्ण कारक है। अब कोई यदि विषुवतीय की क्षेत्र में रह रहा है तो उसको ठंडे क्षेत्रों में जाना, और यदि कोई ठंडे क्षेत्रों में रहता है तो वह इच्छा करता है कि वह बीच पर जाए, क्योंकि बीच पर समकारी जलवायु पाई जाती है और गर्मी थोड़ी अधिक रहती है। इस प्रकार से यह पर्यटन जलवायु के कारण विकसित होता है। अगला है भूदृश्य। कुछ लोग मनोहर पर्यावरण की छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इसके लिए पर्यटक पर्वतों, झीलों, दार्शनिक स्थलों, समुद्र तटों और मनुष्य द्वारा पूर्ण से अपरिवर्तित भूदृश्यों को चुनते हैं। अब लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहां पर पर्वत होंगे, जहां पर पठार होंगे, जहां पर बीचेस होंगे, जहां पर मंदिर होंगे, वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। क्योंकि वह साल भर से घर में रहते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने या माइंड सेट मतलब दिमाग फ्रेश करने और फैमिली के साथ वक्त गुजारने जाते हैं। इतिहास एवं कला। प्राचीन काल से इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक के स्थल हो रहे हैं। जैसे जैसे लोग फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग इतिहास को खोदते जा रहे हैं। अब लोग चार मीनार को देखने जाते हैं। इसी प्रकार से जो पुरातात्विक स्थल है या जो पुराने किले हैं, जो पुराने राजाओं के किले, उनको लोग देखने जाते हैं, उनका अनुभव करते हैं।
अब है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीति रिवाजों को पसंद करने वाले पर्यटक लुभाते हैं। घरों में रुकना लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, जैसा कि वर्तमान समय में अभी लोग प्रेजेंट में कहां पर जा रहे हैं, अभी पर लोग जैसलमेर जा रहे हैं। जैसलमेर में रेगिस्तान में लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पर राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति को समझते हैं और राजस्थान की जो कल्चर है उनका वह आनंद लेते हैं। तो यह एक पैकेज के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण, गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग। तो इस प्रकार से लोग एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। तो अपन ने इस प्रकार से देखा कि जो तृतीय क्षेत्र है वो विकसित देशों में विकसित होता है और विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।